अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने 27 क्वेश्चंस कर लिए थे, ये है 28th। कह रहा है ये द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज। एसिडिटी की स्ट्रेंथ पूछी है और आप ध्यान दीजिए ये 4 आपको कंपाउंड गिवन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑर्डर सही है। बहुत जल्दी ये आंसर आने वाला है इसका। अगर आप देखें, आप दीजिए जवाब क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करके देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो रिंग पर सब जगह OH OH है, यहाँ पर ये ग्रुप सेम है, सबका ग्रुप सेम है। और अगर सबका ग्रुप सेम है और मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है, जबकि हाइड्रोजन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, तो मैं इसे रेफरेंस मान सकता हूँ। लेकिन अगर मैं CH3 का देखूं तो ये प्लस H इफेक्ट शो करता है, और मैं NO2 का देखूं तो माइनस M इफेक्ट शो करता है। यहाँ भी माइनस M होगा और यहाँ भी माइनस M होगा क्योंकि 2 NO2 है। अब अगर मैं बात करूं तो माइनस M इफेक्ट क्या है कि एसिडिटी को बढ़ाता है। माइनस M इफेक्ट एसिडिटी को बढ़ाता है और बेसिसिटी को कम करता है। मतलब जितना ज्यादा M इफेक्ट होगा उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा। तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए कौन सा, फोर्थ वाला। उसके बाद में आना चाहिए थर्ड, और थर्ड के बाद में ध्यान दीजिए प्लस H है, उससे पहले हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो फर्स्ट आएगा फिर उसके बाद सेकंड। करेक्ट ऑर्डर ये होगा। किसका आंसर आया था ये, अब हम देखते हैं हमारे कौन से ऑप्शन में गिवन है। 4312 4342 नहीं, यहाँ गड़बड़ हो गया। 4312 ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी जल्दी, यहाँ पर कुछ नहीं देखना है, हाइड्रोजन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, मिथाइल ग्रुप का प्लस H इफेक्ट होता है, NO2 का माइनस M होता है, फिर NO2 दो बार आ गया तो इसका डबल M वो हो गया माइनस M इफेक्ट, इस तरह से। अब हम आते हैं 29 की तरफ। 29 क्या कहता है, मार्क द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ध्यान दीजिए रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड विद HBr। HBr के साथ में जो रिएक्टिविटी रहेगी वो किस कंपाउंड की सबसे ज्यादा रहेगी, हमसे ये पूछा है। देखिए सब में अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर बेंजाइल अल्कोहल है, ये ग्रुप हमारा सब इस पूरे रिंग पर जो ये ग्रुप है CH2OH, ये तीनों में सेम है। ध्यान तो यहाँ पर क्या आ गया NO2, यहाँ पर क्या आ गया Cl आ गया, ये आ गया हमारा, इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब अगर आप इसे ध्यान देंगे, इसमें अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर ये माइनस M इफेक्ट शो करता है, ये तो रेफरेंस है, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये माइनस I इफेक्ट शो करता है, ध्यान दीजिएगा, प्लस M इफेक्ट या फिर माइनस M इफेक्ट प्लस H इफेक्ट माइनस H इफेक्ट और I इफेक्ट में हेलोजन का माइनस I इफेक्ट डोमिनेट करता है, माइनस का I इफेक्ट डोमिनेट करता है। अगर आप इस कंपाउंड में देखें, इस कंपाउंड में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि अगर सपोज दैट मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ तो ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। अगर मैं यहाँ से हटाया तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर मैंने कार्बोकैटायन बनाया, चलिए यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ पर कार्बोकैटायन बना दिया, यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ पर कार्बोकैटायन बना दिया। अब अगर आप इसमें देखें NO2 में, तो NO2 में जो माइनस M इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इसका स्ट्रॉन्ग होता है, माइनस M इफेक्ट इसका स्ट्रॉन्ग होता है। जब माइनस M इफेक्ट पे इसका स्ट्रॉन्ग होता है तो इसमें जो डिस्टेबिलिटी है ये डिस्टेबलाइज हो जाता है, किसके लिए, कार्बोकैटायन के लिए। क्या हो जाता है ये डिस्टेबलाइज्ड फॉर किसके लिए, कार्बोकैटायन के लिए। जबकि माइनस I इफेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी ये सेम होगा क्योंकि माइनस इफेक्ट शो कर रहे हैं, दोनों माइनस M इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव होना चाहिए, कोई फर्स्ट रेफरेंस है तो सबसे ज्यादा तो यही होगा, फर्स्ट की बात करें। और उसके बाद में बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग है, जबकि यहाँ पर माइनस I की बात करें तो माइनस I तो डोमिनेट करता है, और जब माइनस I डोमिनेट करता है तो इसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसके बाद में क्या आ जाएगा, जैसे कि इसके बाद में आ जाएगा थर्ड। तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा तो होगा फर्स्ट, देन फिर होगा थर्ड और देन होगा सेकंड। क्या ये आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि ये जो है ये डोमिनेट करता है, ये डोमिनेट करता है, प्लस M और माइनस
माइनस आई और माइनस एम में ये माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है और इसमें आएगा फर्स्ट थर्ड सेकंड, फर्स्ट थर्ड सेकंड, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस तरह से हमें ये देखना है। यहाँ पर हाइड्रोजन था तो सिर्फ रेफरेंस लिया था, यहाँ पर NO2 आ गया तो माइनस एम इफेक्ट आ गया जो कि इसका स्ट्रांगली होता है और वो डिस्टेबलाइज करता है किसको, कार्बोकैटायन के लिए डिस्टेबलाइज करता है। तो इसी वजह से ये जो होगा ये सबसे लेस होगा और यहाँ पर कार्बोकैटायन को डिस्टेबलाइज कर रहा है तो रेट ऑफ वो क्या बोलते हैं रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। और जबकि इसमें थर्ड में देखें तो थर्ड में क्योंकि माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है तो ये सबसे बाद में आएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबको समझ में आया? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 30 में हमें ये एक कॉलम दिया हुआ है, दूसरा कॉलम दिया हुआ है, इसको मैच करना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आप इसमें देखें तो ये फिनॉल है और फिनॉल की रिएक्शन जब हम ये CH3Cl एल्काइल हैलाइड के साथ एनहाइड्राइड AlCl3 और Cesium 2 की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें ये कंपाउंड मिलता है ऑर्थो एंड पैरा पर हमें CH3 मिलता है। क्योंकि CH3 जो होता है वो प्लस H इफेक्ट शो करता है तो इसीलिए ये ऑर्थो एंड पैरा पर मिलता है। अब अगर हम बात दें तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, अगर हम देखें तो ये रिएक्शन हम पढ़ते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एनहाइड्रेट AlCl3। तो इसका हो जाएगा जो पहले का होगा ए का वो हो जाएगा सेकंड। अगेन देखिए फिनॉल दिया हुआ है और उसकी रिएक्शन किसके साथ में हो रही है, CHCl3 और ये क्लोरोफॉर्म होता है। ध्यान दीजिएगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है, एक्वस NaOH मतलब एसिडिक मीडियम है, एल्कलाइन मीडियम है और इसका फिर करा रहे हैं हम एसिडिफिकेशन। उसके साथ में हमें ये क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर आप इसको ध्यान दें कि हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं और हमें ये एल्डिहाइड मिलता है फिनॉल पर, तो क्या हम इस रिएक्शन को पढ़ते हैं रीमर-टीमान? तो ये सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन आ जाएगा बी पर। अगेन देखो आप कि आपको फिनॉल दिया हुआ है, NaOH दिया हुआ है और CO2 भी है और आपका ये एसिडिफिकेशन भी करा रहे हैं, CO2 है और एसिडिफिकेशन भी करा रहे हैं और इसमें आपको एसिड बना के दे दिया है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा, एसिड बना के आपको ये दे दिया है तो इसमें कौन सा आंसर होगा। और अगर आप देखें कि जब NaOH CO2 और एसिडिफिकेशन दिया होता है तो क्या ये कॉल्वेज रिएक्शन हो जाती है, इसका मतलब है सी के साथ आएगा 4। और ये जब हमें बेंजोइक एसिड की रिएक्शन सोडा लाइम और हीट के साथ, ध्यान दीजिए NaOH और CaO सोडा लाइम विद हीट के साथ दिया है तो इसका क्या होता है कि ये पूरा पार्ट रिमूव हो जाता है और जिससे कि बेंजीन बन जाता है और इस रिएक्शन को पढ़ते हैं हम डीकार्बोक्सिलेशन इसको पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि इसका आ जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन फर्स्ट। भाई डी का फर्स्ट आ गया। अब देखिए सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट देखिए ए के साथ सेकंड, बी के साथ थर्ड, सी के साथ फोर्थ एंड डी के साथ फर्स्ट। तो सेकंड हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जरा इसको देखिएगा एक बार, इसी तरह से नीट में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक बार फिर से दोबारा से बता देता हूं मैं। देखिए फिनॉल की रिएक्शन कराई किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ एनहाइड्राइड AlCl3 Cesium 2 के साथ, तो ये हमारी क्या होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है जो कि हम पढ़ते हैं। अगर फिनॉल की रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म के साथ, NaOH दिया हुआ है, एसिडिफिकेशन है तो इसमें क्या करता है कि यहाँ ऑर्थो पर एल्डिहाइड आ जाता है और जब एल्डिहाइड आ जाता है तो ये रिएक्शन हमारी रीमर-टीमान रिएक्शन कहलाती है जो कि नेम रिएक्शन है। फिनॉल की रिएक्शन NaOH CO2 एसिडिफिकेशन के साथ कराने पर यहाँ ऑर्थो पर एसिड आ जाता है। ऑर्थो पर जब एसिड आ जाता है तो इसे हम कॉल्वेज रिएक्शन कहते हैं और जब ये बेंजोइक एसिड में ये पूरा एसिड रिमूव हो जाता है NaOH CaO सोडा लाइम के साथ में तो इसको हम डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ते हैं। इसी तरह से इसका ऑप्शन सेकंड जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा 31 में क्या है, आपको एक रिएक्शन सीक्वेंस दिया हुआ है और उसमें से पूछा है कि Z आपका क्या है, आपको ऑप्शंस गिवन है। अब इस क्वेश्चन को करिए, आपको फिनॉल दिया हुआ है। ध्यान दीजिए फिनॉल की रिएक्शन जब जिंक डस्ट के साथ कराई जाती है, मेटल के साथ कराई जाती है
तो इसका क्या होता है कि डीऑक्सीजनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डीऑक्सीजनेशन हो जाता है, जिससे आप ऐसे ध्यान दो कि ये फिनॉल है और फिनॉल की रिएक्शन हमने इसके साथ करा दी, तो यहाँ से -ZnO निकल जाएगा, और जब ZnO निकल जाएगा तो यहाँ पर इसके पास आ जाएगा बेंजीन। यहाँ -ZnO जहाँ पर निकला है वहां की बात करें तो डीऑक्सीजनेशन इसका हुआ है। बेंजीन रिंग का फिनॉल का डीऑक्सीजनेशन यहाँ पर हो गया। अब देखिए बेंजीन है और आपको क्या गिवन है? बेंजीन दिया हुआ है और आपको एसिड हैलाइड दिया हुआ है, साथ में क्या है? एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या आपने ध्यान दिया है कि जब ये रिएक्ट करता है तो यहाँ से ये हैलाइड हट जाता है और यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है, और जब कार्बोकैटायन का यहाँ फॉर्मेशन होता है तो ये इससे रिएक्ट करता है। अब ध्यान देना, ये रिएक्ट करेगा, तो जब ये रिएक्ट करता है तो यहाँ पर टोलुइन बना देता है, तो यहाँ पर टोलुइन बना देता है। इसका मतलब है जो बाई कंपाउंड मुझे मिलेगा वो टोलुइन मिलेगा। अब टोलुइन के पास क्या है? देखो टोलुइन के पास अगर मैं देखूं तो एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, क्योंकि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो टोलुइन मैं आपको यहां बना के दिखाता हूं। टोलुइन को मैं CH3 ऐसे भी लिख सकता हूं, और चाहूं तो मैं CH2 और यहाँ पे एक H भी शो कर सकता हूं, क्योंकि इसकी जो मेन स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि आप ये देखो कार्बन इसके साथ में ऐसे हाइड्रोजन लगे हुए हैं सारे। तो ठीक है, ये तो समझाने के लिए बताया मैं, मतलब ये है कि यहाँ पर टोलुइन के पास में एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब बेंजाइलिक हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है वो किस लिए प्रेजेंट है? क्योंकि देखो यहाँ पर एल्केलाइन KMnO4 दिया हुआ है और बाद में एसिडिफिकेशन किया हुआ है। जब एल्केलाइन KMnO4 इस पर अटैक करता है, देखिए सबसे पहले क्या करेगा? KMnO4 का अटैक होगा। तो जब KMnO4 का अटैक होगा तो यहाँ पर हमें एसिड ना मिलकर एसिड का साल्ट मिल जाएगा, COO नेगेटिव मिल जाएगा, बिकॉज ऑफ एल्केलाइन मीडियम, क्योंकि जो मीडियम है ये एल्केलाइन गिवन है। अब हम इसका कराएंगे एसिडिफिकेशन। अब कराएंगे हम इसका क्या? एसिडिफिकेशन कराया, तो एसिडिफिकेशन में क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव के पास जाएगा और इससे ये रिएक्ट करके ये बना देता है आपका बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड चाहे आप यहाँ लिख लें कहीं भी लिख सकते हैं, ये बेंजोइक एसिड ही बोला जाएगा। तो बेंजोइक एसिड कौन सा? देखिए सेकंड ऑप्शन है इसका आंसर। ध्यान दीजिए यहाँ पर टोलुइन भी आपको गिवन है जो कि ये बन रहा था, बेंजीन भी गिवन है जो कि बन रहा था, बस बेंजल्डिहाइड नहीं बन रहा था इसमें। ठीक है, चलिए ये आपका 31 का हो गया एक्सप्लेनेशन। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं 32 की तरफ। इसको ध्यान दीजिएगा जरा, ये थोड़ा सा समझने लायक है। इसको ध्यान दीजिएगा कि अब प्राइमरी एल्कोहल, देखिए प्राइमरी एल्कोहल दिया हुआ है C3H8O ऑन हीटिंग विद, हीट हो रहा है किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, अंडरगो डिहाइड्रेशन है, वाटर रिमूव होगा। ठीक है, टू गिव एन एल्कीन, आपको एक एल्कीन मिल गई, और एल्कीन फिर रिएक्ट करता है किस से? HCl से। HCl से ये रिएक्ट करेगा तो C बनाएगा, और जो C है उसको फिर हम ट्रीट करेंगे विद एक्वस KOH और गिव कंपाउंड C3H8O, मतलब सेम मिल रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसीलिए आपको ये गिवन है कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, पोजिशनल आइसोमर्स है, चेन आइसोमर्स है या फिर स्टीरियो आइसोमर्स है। क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही चेंज हो गया, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो गया तो उस केस में हम बात नहीं कर सकते आइसोमर्स की। आइसोमर्स की सबसे पहली कंडीशन ही ये होती है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अब इसको हम करते हैं, देखिए प्राइमरी अल्कोहल दिया हुआ है, और प्राइमरी अल्कोहल को आप जानते हैं, मैं यहां से शो कर रहा हूं, देखिए कि CH3CH2CH2OH, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? C3H8O ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है। अब देखो प्राइमरी अल्कोहल को क्या करते हैं, ये हीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेशन टू गिव एल्कीन। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब सल्फ्यूरिक एसिड इस पे आया तो इसका वाटर निकल जाएगा, और वाटर निकलने के बाद में देखो वाटर तो निकलेगा ही, एल्कीन बन जाएगा। इसका मतलब है कि ये
ऐसे कुछ रिमूव होगा, लेकिन यहाँ का देखिए, यहाँ का जो हाइड्रोजन रहेगा वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और CH3CH डबल बॉन्ड CH2 एल्किन मिल गई। अब एल्किन तो हमें गिवन है, ये हमें बी मिल गई, भाई ये तो ए था और बी मिल गया एल्किन। अब एल्किन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl। ध्यान दीजिए, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे हम, HCl के साथ में। एसिड की रिएक्शन है, एल्किन के साथ में करा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जिसमें कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है उस कार्बन पर, उस अनसैचुरेटेड कार्बन पर, मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या मैक्सिमम हो, और यहां से फिर ये क्या होता है कि रिमूव करता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जब ये Cl यहाँ पर अटैक करेगा, देखिए इलेक्ट्रोफाइल तो यहाँ पर ये अटैक कर देगा यहाँ, लेकिन Cl का अटैक आ जाएगा यहाँ, क्योंकि कार्बोकैटायन वहां बन जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास CH3CH पर Cl, और ये हमारा आ जाएगा CH3। अब ये एल्काइल हैलाइड मुझे मिल गया। अब ये एल्काइल हैलाइड अगर मिल गया तो इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ में कराई है, ट्रीटिंग विद एक्वस KOH, एक्वस KOH के साथ में कराई है। मतलब एसिड ये हैलाइड ये है, और यहाँ पर ये एल्कोहलिक एक्वस KOH गिवन है, तो ये रिएक्शन हम पढ़ते हैं SN2 रिएक्शन। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये OH बेस जो आएगा, ये यहाँ पर आएगा हैलाइड पर, और यहाँ से इस क्लोरीन को रिमूव करा देगा, इसको ये रिमूव करा देगा, तो कंपाउंड कुछ इस तरह का मिल जाएगा CH3। अगर आप ध्यान दें तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है और ये 2 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल है और ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल, ध्यान दीजिए फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, सब सेम है इसमें। लेकिन ये होगा क्या कि OH ग्रुप यहाँ से देखो, इसकी नंबरिंग करूं तो 1 2 3 आएगा, और अगर इसमें नंबरिंग करूं तो चाहे मैं इधर से करूं चाहे इधर से करूं तो 1 2 3, मतलब 2 पे OH ग्रुप आ गया। इसका मतलब है कि इसकी पोजीशन चेंज हो गई। पोजीशन किसकी चेंज हो गई, या तो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, या सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। और OH को हम फंक्शनल ग्रुप में पढ़ते हैं। अगर इसकी जगह पे कोई ज्यादा मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो उनमें से कोई एक प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इसका आंसर जाएगा पोजीशन आइसोमर्स। इसी तरह से हम क्वेश्चंस करते रहेंगे। और आगे क्वेश्चन है हमारा 33। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट यील्ड, ध्यान रखना नॉट यील्ड कह रहा है फिनॉल। इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो फिनॉल नहीं देती है, मतलब इसका जो प्रोडक्ट होगा वो फिनॉल नहीं होगा। चलिए रिएक्शन करके देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है क्या नहीं। यहाँ पर मुझे लगता है एक जगह मिस्टेक है कुछ, यहाँ पर सेकंड में आपको एसिडिफिकेशन गिवन होगा, सेकंड में एसिडिफिकेशन गिवन होगा, जिससे क्या होगा कि पहला तो है फ्यूजन विद NaOH एट 300 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर एसिडिफिकेशन क्यों गिवन होगा, क्योंकि एसिडिफिकेशन के बाद प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें जब NaOH का अटैक होता है ये अराइल हैलाइड पर, तो यहाँ पर क्या है कि ये SNAR के थ्रू होता है। जब हम SNAR रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं, तो ये पार्ट जब यहाँ जाता है, यहाँ पर क्लोरीन को रिमूव यहाँ से हटा देता है और क्लोरीन की जगह OH बन जाता है, क्लोरीन की जगह यहाँ पर OH बन जाता है। अब आप ध्यान दीजिएगा प्रोडक्ट यही नहीं बनेगा, क्योंकि हमें एसिडिफिकेशन भी कराना है। फिनॉल तो बन गया। अगेन फिर ये फर्दर रिएक्शन करता है इससे NaOH, और NaOH यहाँ पर फिर OH बेस यहाँ पर अटैक करता है इसके पास में जाके, तो इसमें से होगा क्या कि फिर इसमें सॉल्ट मिलता है। सॉल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पर ONA, सोडियम का साल्ट मिल गया। अब इसके बाद में होता है इसका एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन में ये हाइड्रोजन जाता है इधर, हाइड्रोजन इधर जाता है, और उसके बाद में हम फिर क्या करते हैं कि यहाँ पर जो कंपाउंड हमें मिलता है वो मिलता है फिनॉल। अब फिनॉल मिलेगा, देखो यहाँ हमें फिनॉल मिल रहा था, ठीक है, लेकिन हमने एसिडिफिकेशन नहीं कराया था। एसिडिफिकेशन नहीं कराया था तो हमारा आंसर गलत हो सकता था, क्योंकि सेकंड भी कराना ही है, ऐसा नहीं है कि कंपाउंड यही हो जाएगा, आगे ये रिएक्शन फर्दर हो जाती है। अगर हम देखते हैं कि इससे तो हमें मिल गया, चलो ठीक है, एनिलीन की रिएक्शन है NaNO2 और HCl के साथ में। ध्यान दीजिए जब Na
जब हम एनिलीन की रिएक्शन पढ़ते हैं, जब हम एनिलीन की रिएक्शन पढ़ते हैं NaNO2 के साथ में, NaNO2 के साथ में, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर डाइएजोनियम साल्ट बनता है। क्या बनता है यहाँ पर? डाइएजोनियम साल्ट N2Cl बना देता है ये। और जब ये N2Cl बना देता है तो फिर क्या है दोबारा इसका? हाइड्रोजन। ये इतना ज्यादा अनस्टेबल है कि यहाँ पर वाटर आते ही सिर्फ उसको वार्म करना है और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? और ये यहाँ पर फिनॉल दे देता है। फिनॉल दे देता है यहाँ पर, इसका ये N2Cl ग्रुप हट जाता है, यहाँ पर डाइएजोनियम आयन ये हट जाता है। अगेन देखिए बेंजीन की रिएक्शन है ओलियम। ओलियम क्या है ध्यान दीजिएगा, ओलियम को हम पढ़ते हैं सल्फोनेशन में। यहाँ पर SO3H यूज में लिया जाता है, यहाँ पर SO3H यूज में लिया जाता है, जो कि यहाँ पर अटैक करता है और इस बेंजीन रिंग पर आ जाता है SO3H। ध्यान दीजिएगा रिएक्शन यही पूरी नहीं हुई है। दूसरा हमें दिया हुआ है NaOH। अब NaOH क्या है कि भाई ये तो एसिड आ गया, अब NaOH है बेस, यहाँ पर NaOH और साथ में क्या करा रहे हैं? हीट। हीट भी अगर हम करा रहे हैं इसे तो यहाँ पर होगा एसिड बेस। क्या होगा? एसिड बेस। और ध्यान दीजिएगा एसिड बेस रिएक्शन प्रेफर की जाती है, एसिड बेस रिएक्शन प्रेफर की जाती है। और यहाँ पर जब एसिड बेस होगा तो यहाँ पर इसके साथ में Na चला जाएगा, SO3 Na चला जाएगा। अब ये साल्ट मिल गया। अब इसमें क्या है? हम एसिडिफिकेशन करा रहे हैं। इसका क्या करा रहे हैं हम? एसिडिफिकेशन। जब इसका एसिडिफिकेशन हम कराते हैं, इसका एसिडिफिकेशन कराते हैं तो हमें फिनॉल मिल जाता है। अब ध्यान दीजिएगा फिनॉल तो मिल गया, हमें फिनॉल मिल गया, लेकिन ये जो एसिडिफिकेशन है ये ऐसे ना करके हम इसमें क्या करते हैं कि NaOH फर्दर इसके साथ रिएक्ट करता है, NaOH फर्दर इसके साथ रिएक्ट करता है NaOH और ये हमें क्या बोलते हैं? SNAR रिएक्शन देता है। तो जब ये इसके साथ में रिएक्ट करता है, इसके साथ में ये रिएक्ट करता है तो ये हमें फिनॉल दे देता है। ध्यान दीजिएगा फिनॉल दे देता है। और फिनॉल जो है ये अगेन फिर रिएक्शन करती है, ये अगेन फिर NaOH के साथ रिएक्शन करती है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर फिर से हमें ONA मिलता है, यहाँ पर फिर से हमें ONA मिलता है। अब हम इसका कराएंगे एसिडिफिकेशन। ध्यान दीजिए यहाँ से भी हालांकि प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, लेकिन ये दिखाना जरूरी था कि यहाँ से फिर हम कराएंगे इसका एसिडिफिकेशन और एसिडिफिकेशन पर ये अटैक करेगा और यहाँ से NO को हटा देगा। तो इसका मतलब है कि हमें इसमें से भी फिनॉल मिल रहा है, इससे तो मिल ही रहा था। अगेन अब देखिए फोर्थ नंबर, कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट गिवन है। कंसंट्रेटेड H2SO4 है और इसमें हम क्या पढ़ते हैं? सल्फोनेशन में। और सल्फोनेशन में जब क्लोरीन यहाँ से हम हटाएंगे, जब सॉरी क्लोरीन तो यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये वो ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिव है और यहाँ पर SO3H आ जाएगा। तो SO3H आ जाएगा, फिनॉल यहाँ पर बनेगा नहीं, फर्दर ये रिएक्शन होती नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। और हमें नहीं पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि रिएक्शंस इसमें बहुत सारे चारों रिएक्शन हमने कवर किए हैं, तो समझने में टाइम लगता है, समझाने में टाइम लगता है। और आपको ये तो है कि मुझे पहले ही पता था कि ये क्लोरीन वाला आंसर सही रहेगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकता ना कि सिर्फ टिक कर दिया, हमें सब देखना भी है कि कौन सा आंसर सही है और कैसे सही है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 34 कि कंपाउंड है आपका C8H10O। ये कोई एक्स कंपाउंड है जिसको हम ट्रीटिंग में कर रहे हैं एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। ये एल्केलाइन सॉल्यूशन है आयोडीन का, गिव्स अ येलो, ध्यान रखना येलो प्रेसिपिटेट। अगर आयोडीन का सॉल्यूशन है येलो प्रेसिपिटेट देता है तो ये आयोडोफॉर्म होता है, ये आयोडोफॉर्म होता है टेस्ट। द फिल्ट्रेट ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स अ व्हाइट सॉलिड देता है जो कि Y है और ये C7H6O2 है। हमें X और Y की स्ट्रक्चर का बताना है। अब आप ध्यान दीजिएगा जो ये आया था यहाँ पर ये आयोडोफॉर्म है, यहाँ पर ये आयोडोफॉर्म है। और सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि आयोडोफॉर्म जो टेस्ट होता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देता कौन कौन है?
तो आप ध्यान दीजिएगा कि CH3CH और यहां पर हमें लेना है क्या, OH। यहां पर हमें लेना क्या है, OH। ये यूनिट जो हमारी है, ये यूनिट जो है ये हमारी आयोडोफॉर्म देती है। आयोडोफॉर्म के लिए ये यूनिट प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। आयोडोफॉर्म के लिए, किसके लिए, आयोडोफॉर्म के लिए, आयोडोफॉर्म के लिए ये यूनिट होनी जरूरी है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर आयोडोफॉर्म का टेस्ट कराता हूँ कुछ इस तरह से, क्योंकि यूनिट ये होनी जरूरी है, यूनिट ये होनी जरूरी है, तो CH पर OH आएगा और यहाँ पर आएगा CH3। अब आप ध्यान देना, आई थिंक आपको ये आई होप दिख रहा होगा। और उसके बाद में जब इसका मैं आयोडोफॉर्म कराता हूँ, मैं इसका जब आयोडोफॉर्म कराता हूँ CHI3 के साथ में, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मामला। हमारा बॉन्ड यहाँ से ना टूट के यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, और यहाँ से टूटने के बाद में हमारा ये यहाँ से टूटने के बाद में जो देगा वो कुछ इस तरह का साल्ट देगा। देखिए बेंजीन रिंग आ गई, उसमें ये साल्ट देगा हमारा COO नेगेटिव वाला, COO नेगेटिव। अब COO नेगेटिव के बाद हमने इसका कराया है एसिडिफिकेशन। देखिए एसिडिफिकेशन कराया है, और इसका जब हम एसिडिफिकेशन कराते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका जब हम एसिडिफिकेशन कराते हैं तो हमें कंपाउंड क्या मिलता है कि H यहाँ पर ऐड हो जाएगा और ये मिल जाएगा COOH बेंजोइक एसिड। पहला तो मेरी ये यूनिट होनी चाहिए, इस CH के पास में ये यूनिट होनी चाहिए, आयोडोफॉर्म के लिए नेसेसरी कंडीशन है। तो सबसे पहला कंपाउंड तो X हमें देखना है कि ये यूनिट CHOH देखो यहाँ भी दिया हुआ है हमें और यहाँ भी दिया हुआ है, इसका मतलब है फर्स्ट और थर्ड नहीं हो सकते, सेकंड और फोर्थ में देखना है। अब हमें Y से चेक करना पड़ेगा कि किसमें बेंजोइक एसिड दिया हुआ है, किसमें बेंजोइक एसिड दिया हुआ है। सेकंड में देखें तो यहाँ पर क्या है, बेंजोइक एसिड, ये सही है हमारा, जबकि फोर्थ में देखें तो यहाँ बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है, ये गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस चीज का जरूर आप ध्यान दीजिएगा कि CH3CH पर OH और यहाँ पर ये यूनिट फ्री इसका पहले से, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये फ्री है। अब ये यूनिट होना जरूरी है आयोडोफॉर्म के लिए, आयोडोफॉर्म के लिए ये यूनिट होना बहुत जरूरी है, इस चीज को समझिएगा। अगर ये यूनिट नहीं होगी तो आयोडोफॉर्म नहीं होगा। अब आप ये देखो कि आपको ये जो Y का फॉर्मूला दिया हुआ है क्या ये सही है, हम चेक कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो 6 कार्बन तो इसमें हो गई रिंग में, 6 कार्बन रिंग में हो गई, और C6H5 आ जाता है, C6H6 ले लेते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर ये देखो एक हाइड्रोजन, तो ये देखो C6H5 और इसमें एक और हाइड्रोजन जोड़ दिया तो 6 आ गया, ठीक है। कार्बन यहाँ है तो 7 कार्बन O2 ये रहा ऑप्शन हमारा, और ये हमारा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि सेकंड ऑप्शन जो इसका रहेगा, सॉरी मैंने यहाँ कर दिया, हालांकि यहाँ करना चाहिए था, कोई बात नहीं है, लेकिन ऑप्शन हमारा जो करेक्ट है समझाने के लिए यहाँ कर दिया, सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, 35वां क्वेश्चन है 35। कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपको रिएक्शन गिवन हुए हैं और फाइनल प्रोडक्ट डी आपसे पूछा गया है कि ये डी क्या है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। H2PD और इथेनॉल के साथ, अब ध्यान दीजिए इथेनॉल आपका ये है CH3CH2OH, मैं इसको C2H5OH भी लिख सकता था, ठीक है। चलिए ये क्या करता है H2PD, ये करता है रिडक्शन, ध्यान दीजिएगा ये रिडक्शन करता है, और NO2 ग्रुप को रिडक्शन जब होगा तो इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, और इसमें क्या होगा कि कंपाउंड कुछ इस टाइप का आपको मिल जाएगा NH2, एनिलीन मिल गया। पहला कंपाउंड एनिलीन मिला A, एनिलीन अब रिएक्शन करेगा, एनिलीन अब रिएक्शन किसके साथ करेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में। अभी एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे, इसकी रिएक्शन होगी कुछ ऐसे, देखो CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ये CH3, इसके साथ में जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन होगी तो आप ध्यान दीजिएगा इसमें जो रिएक्शन होती है, इसमें जो रिएक्शन होती है वो ऐसे नहीं रिएक्शन होती है, और यहाँ पर
अटैक होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है और लीव होता है। ये कंपाउंड इतना पार्ट आपका ये लीव कर गया। अब इतना अगर लीव कर गया तो बचा क्या, इतना अगर लीव कर गया तो आपका बचा क्या। तो यहाँ पर आपको जो बी कंपाउंड मिलेगा, यहाँ पर आपको जो बी कंपाउंड मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, NH डबल बॉन्ड O CH3, ये वाला कंपाउंड आपको मिल जाएगा। ये कंपाउंड मिला है आपको बी। अब बी की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर है ये हमारे पास। ये क्या है, बी की रिएक्शन हम किसके साथ में करा रहे हैं, HNO3 H2SO4, HNO3 H2SO4। और इसमें जो NO2 पॉजिटिव अटैक करेगा, NO2 पॉजिटिव अटैक करेगा, ये हम पढ़ते हैं ESR में। जब NO2 पॉजिटिव अटैक करेगा तो कहां पर करेगा, NO2 ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होता है, क्योंकि ऑर्थो पर इसको स्टेरिक ज्यादा मिलेगी और ये यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या बोलते हैं, पैरा पर NO2 आ जाएगा। यहाँ पर आपका NHC डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप है, ठीक है। ये कंपाउंड मिल गया आपको C। अब C की रिएक्शन हम किसके साथ में कराएंगे, OH और एसिडिक, OH और हीट दी हुई है, ध्यान दीजिए। OH और हीट जब आपको गिवन है, OH नेगेटिव और हीट आपको गिवन है, तो अब ये क्या करेगा, एसिड है ये और ये रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा। और जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या कंपाउंड बनाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या कंपाउंड बनाएगा, जरा इसमें ध्यान दो आप, ये रिएक्शन करो कि इसमें कंपाउंड क्या बनाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि इसका आंसर, अच्छा किसी ने आंसर दिया भी है थर्ड, ओके ओके, चलिए कोई नहीं। अभी हम देख लेते हैं ना कि ये लास्ट पॉइंट है हमारा। अब यहाँ पर आप ये देखो कि यहाँ पर NO2 तो एज इट इज रहेगा, NO2 तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर रिएक्शन आएगी जो भी आएगी, तो होगा क्या कि ये OH ग्रुप जो है, ये OH ग्रुप क्या है, ये ऐसे करके इसमें से इसको हटा देगा, जब जाएगा तो H इसके साथ में हो जाएगा, एक H इसके साथ में आ जाएगा, O उसके साथ में निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या बोलते हैं, NH2 प्लस CH3COO नेगेटिव, ये हमारा अलग एलिमिनेट हो गया। तो ये मिला मुझे पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन मुझे मिल गया। पैरा नाइट्रो एनिलीन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको ये रिएक्शन गिवन थी, ये आपका डी बन गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये पार्ट आपको रिमूव करना है, ये पार्ट आपको रिमूव करना है। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 36। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि सर यहाँ से समझ में नहीं आया, जरा बी वाला कैसे बना। बेटे बी वाले में आप ये देखो कि यहाँ पर NH2 है एनिलीन और ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। एसिडिक एनहाइड्राइड के यहाँ से जब ये अटैक करेगा तो हम SNAE रिएक्शन में पढ़ते हैं ना, SNAE रिएक्शन में कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक, ओपन, क्लोज और लीव, और ये इतना पार्ट लीव कर गया तो बचा क्या, यही तो बचा आपके पास, तो NH3 डबल बॉन्ड CH3 आपका यहाँ आ गया। क्लियर है, इज इट क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिनॉल गिवन है, फिनॉल की रिएक्शन है NaOH CO2 और एसिडिफिकेशन। क्या आपको याद आ रहा है, हमने पिछले उसमें कवर किया है कि इसको हम कॉल्वेज रिएक्शन बोलते हैं। और कॉल्वेज रिएक्शन में ध्यान दीजिएगा, कॉल्वेज रिएक्शन में हम जब पढ़ते हैं इसको, कॉल्वेज रिएक्शन में हम जब पढ़ते हैं जो ए बनेगा हमारा, तो ध्यान दीजिएगा इसे हम क्या बोलेंगे, कॉल्वेज रिएक्शन। कॉल्वेज रिएक्शन, कॉल्वेज रिएक्शन में हमारा जो कंपाउंड बनता है, डिटेल में नहीं जा रहे हैं, पहले NO2 का अटैक NaOH का होगा, फिर CO का होगा, देन एसिडिफिकेशन होगा, वो हम देख चुके हैं पहले ही, बार बार करने की जरूरत नहीं है, टाइम आपका बचेगा, आप चाहे तो उधर से देख सकते हैं, चाहे तो कर भी सकते हैं, लेकिन वो एक लेंथी प्रोसेस है, उसमें फिर टाइम लगेगा, आपका टाइम जाएगा, ठीक है। यहाँ से कॉल्वेज रिएक्शन है, क्योंकि आप उसे लिखेंगे एक बार और तो आपको ही अच्छा है, आपको एग्जाम हॉल में ज्यादा प्रेशर नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा कि OH और ये COOH, यहाँ पर आपको ये कंपाउंड मिलता है जिसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड आपको मिल जाता है। अब सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन होगी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में,
अब ये सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन होगी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में और फिर एसिडिफिकेशन की है। अब इसका रिएक्शन कैसे होगी देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O और ये CH3 सेम वही प्रोसेस होगा, अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, लीव करेगा। इस OH ग्रुप से हमें कुछ लेना देना नहीं है, COH से एसिड से, यहां से OH जाएगा, अटैक करेगा, SNAE प्रोसेस होगा, ये ओपन करेगा, क्लोज करेगा और यहां से इतने पार्ट को ये लीव करा देगा। क्या करा देगा? लीव करा देगा। तो अब मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर कौन सा कंपाउंड आपको मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही फेमस कंपाउंड है ये, बहुत ही फेमस कंपाउंड है। अब आप ध्यान दो, यहाँ से तो सारा कुछ चला गया, यहाँ से सारा कुछ चला गया अगर, तो हमारे पास हमें मिलेगा क्या? तो हमारे पास हमें मिलेगा क्या? और ये मिलेगा हमें, क्या बोलते हैं, O C डबल बॉन्ड O और ये CH3, COO का CH3। क्योंकि देखो ये पार्ट जो है ये इसके साथ में इसने हटा दिया, ठीक है, इसने हटा दिया और ये हमारा जो लीव किया था, देन ये देखिए, और इसका नाम है एस्प्रिन। क्या है? एस्प्रिन। तो इसका आंसर एस्प्रिन, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो एस्प्रिन है। भाई देखो ये क्या हुआ, यहाँ पर बच्चा पूछ रहा है कि सर ये समझ में नहीं आया, दोबारा समझाइए। चलिए देखिए, पहले में जो कॉल्विज रिएक्शन है ये आपको पता है कि इसमें एसिड, ये सैलिसिलिक एसिड बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है, नेम रिएक्शन है, कई बार हम कर भी चुके हैं। अब आपका जो सैलिसिलिक एसिड में इस एसिड को कुछ नहीं करना है, क्योंकि OH में इसके पास लोन पेयर भी है ऑक्सीजन के पास में, ये अटैक करेगा। जब ये SNAE उस होगा मैकेनिज्म जो हम पढ़ते हैं उसका हम सब बताते हैं कि अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा और लीव करेगा। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो आपका इधर आ गया। भाई अटैक हुआ, ओपन हुआ, क्लोज हुआ और लीव हुआ, और ये लीव होके चला गया। आप ध्यान दीजिए, हमने ऐसे यहाँ भी ऐसे ही किया था, हमने यहाँ भी ऐसे ही किया था कि अटैक किया, ओपन किया, क्लोज किया और लीव किया, ठीक है। चलिए, तो एस्प्रिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, या फिर अब सोच रहा हूं मैं कि नेक्स्ट क्लास में मैं ये सोच रहा हूँ कि जो बच्चे 11th में आए हैं, क्योंकि रिसेंटली रिजल्ट खुल चुका है, भाई यूपी बोर्ड का खुल चुका है और आपका CBSE का आई थिंक आने वाला है अभी, तो मैं एक फाउंडेशन के तौर पे, जैसे कि जो बच्चा 11 में आया है, जो बच्चा 11 में आया है उसके लिए एक बेसिक से एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके केमिस्ट्री को एकदम हाई लेवल पर लाया जाए। उसके बाद में हम फिजिक्स भी देखेंगे और बायोलॉजी भी देखेंगे, मैथ्स की क्लास अभी नहीं होगी। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम सारे टॉपिक्स, सारे सब्जेक्ट आपके क्लियर करा देंगे। क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन क्या था हमारा, अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग कार्बोकैटायंस, और उसमें हमें पूछा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन होता है आपका ये, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आपसे पूछी गई है। अब आप इसमें ध्यान देंगे कि किस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है। एक तो शादियों का सीजन चल रहा है, पटाखों की आवाज आ रही है, कोई बात नहीं, बट हमें तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। एक बार डॉक्टर बन गए, शादी तो ऐसे ही हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आजकल तो बिना शादी वालों का ही जमाना है, योगी को देख लो, मोदी को देख लो, बिना बीवियों का ही जमाना है भैया आजकल, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं, और ध्यान दीजिएगा कि ये कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन और ये कार्बोकैटायन, इस चीज में आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो कार्बोकैटायन है, अगर मैं ध्यान दूं तो देखो ये डबल बॉन्ड रहा, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर गैप है, यहाँ पर गैप है, इसका मतलब है कि ये रेजोनेंस करेगा। इसकी बात करूं, ये कार्बोकैटायन भी रेजोनेंस करेगा, क्योंकि ये मल्टीपल बॉन्ड इसके पास में है, ये इधर रेजोनेंस करेगा, ये इधर भी करेगा, देखो इधर भी करेगा रेजोनेंस और ये इधर भी करेगा, लेकिन ये सिर्फ एक जगह रेजोनेंस करेगा, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो ये वाला कार्बोकैटायन रेजोनेंस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड ही नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड ही नहीं है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके पास भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये भी रेजोनेंस नहीं करेगा। हो सकता है बीच बीच में आपको पटाखों की आवाज आए, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है। मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो एक से एक पटाखा मिलेगा, ठीक है। चलिए
अब ये हमें देख लिया भाई, अगर रेजोनेंस हमने इसमें नहीं है तो अगला हम क्या देखेंगे, फर्स्ट है कि कार्बोकैटायन की जब हम स्टेबिलिटी देखते हैं तो पहला रेजोनेंस देख लिया। रेजोनेंस के बाद में हमने ये भी देखा उससे पहले कि चार्ज जो है वो हमारे कार्बन एटम पर ही है, डिफरेंट पे नहीं है। चार्ज भी देखा, चार्ज भी सेम है। अब हम कार्बोकैटायन का रेजोनेंस देख चुके हैं। अब रेजोनेंस के बाद क्या देखना है, तो वो देखते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन एच इफेक्ट। यहां पर रेजोनेंस है, यहां पर भी रेजोनेंस है। अगर मैं एच इफेक्ट की बात करूं, अगर मैं एच इफेक्ट की बात करूं तो आप ध्यान देना कि यहां पर जो एच इफेक्ट है ये कार्बन के पास में है और यहां पर ये है CH2 और यहां पर एक और हाइड्रोजन लगा है। इसका मतलब इसके पास कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन। वहां मैं इसकी बात करूंगा तो इसकी बात करें तो हम सिर्फ यहां देख सकते हैं और यहां पर क्या है, आप जरा यहां पर थर्ड में देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा, हमें सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब सेकंड पर आ जाइए। सेकंड पर क्या है कि मैं अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं, देखिए अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं तो CH2 तो यही मिल जाएगा और एक कार्बन, एक हाइड्रोजन यहां भी होगा इसके पास। क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन ये रहा, एक इधर बॉन्ड बना लिया, दो इधर बन गए, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। तो इसका मतलब है कि इसके पास में 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गई। इसकी बात करें तो आप ध्यान दो, इसकी बात अगर हम करें तो देखो CH3 तो यहां पर है एक और यहां पर क्या है, इसमें जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है CH यहां पर है और CH यहां पर है। तो इसका मतलब है कि इसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन ये हो गए, मतलब रेजोनेंस भी ज्यादा है, अल्फा हाइड्रोजन भी ज्यादा है। तो ऑर्डर जो आएगा वो आएगा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद अल्फा हाइड्रोजन किसमें, ध्यान दो देखो यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, लेकिन यहां पर ये डोमिनेट कर रहा है क्योंकि रेजोनेंस है। तो यहां पर आ जाएगा सेकंड वाला, यहां पर क्या आ जाएगा, सेकंड वाला। अब सेकंड के बाद आएगा फोर्थ वाला क्योंकि इस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहां पर सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहां पर आपका फोर्थ आ गया, देन फिर इसमें थर्ड आ जाएगा। इसी तरह का रिएक्टिविटी ऑर्डर आएगा हमारा इसका जो है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का। तो 1 सेकंड, सेकंड यहां नहीं है, 1 सेकंड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें ये स्टेबिलिटी का क्वेश्चन करना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है, किसी को ये समझ में नहीं आया जरा मुझे बताइए, फिर मैं इसको फिर से समझाता हूं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो हमने देखा चार्ज ऑन एटम, चार्ज ऑन एटम पर देखा तो सब पर सेम है। उसके बाद में हमने क्या देखा, उसके बाद में हमने देखा रेजोनेंस। रेजोनेंस पहले दूसरे में था लेकिन पहले में ज्यादा था, दूसरे में कम था। उसके बाद में देखा हमने फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और क्वेश्चन सॉल्व्ड। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 38 ये कह रहा है कि द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग एक्शंस आर। आपको बी पूछा है, आपको ए पूछा है कि इनमें से आपको ऑप्शन गिवन है, जल्दी से करिए आप कितनी जल्दी इसको करते हैं, इसका कौन सा आंसर होगा, इसका कौन सा आंसर होगा आप जल्दी से बताइए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा ये एक चीज का ध्यान देना कि यहाँ पर जो ये AC और OH लिखा हुआ है ये एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है, एसिटिक एसिड है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एसिटिक एसिड हो गया। अब आप रिएक्शन करिए। अच्छा देखो, ये मुझे क्या दिया हुआ है, क्या मुझे ये अमाइड दिया हुआ है, ये कुछ इस तरह का मिलता जुलता नहीं है, C और C डबल बॉन्ड ONH2, क्योंकि यहाँ पर रिंग आ गई तो क्या मैं इसको यहाँ से ये हटा के इसमें ऐसे रिंग लगा सकता हूँ, तो इससे मिलता जुलता है क्या, इसको चाहूं तो मैं नाइट्रोजन इसके बाद में, क्योंकि ये कार्बन है यहाँ पर तो ये मिलता जुलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इसकी रिएक्शन हो रही है, अब ये Br2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो A बना रहा है। अच्छा, कुछ बच्चों का ऑप्शन आया है ऑप्शन नंबर सेकंड, तो सार ने दिया है ऑप्शन नंबर सेकंड और एक महक है जिसने दिया है आंसर नंबर, ये आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब इसको करके देखते हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये रिडक्शन करता है, ध्यान दीजिएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करता है, ये रिडक्शन का काम करेगा इसमें। और रिडक्शन का काम कैसे करेगा जरा ध्यान दीजिएगा कि ये ऑक्सीजन को यहां से रिमूव कराने का काम करता है और हमारे पास जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, हमारे पास जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, देखिए यहाँ पर मिलता है NHCH2 और ये CH3। अच्छा, ये NH2CH3 कैसे आया, क्योंकि रिडक्शन
दो बार हो जाता है। यहाँ पर देखिए दो हाइड्रोजन है ना, तो O तो यहाँ से रिमूव कर ही जाएगा, रिडक्शन कर देगा, तो इसके बाद में यहाँ से क्या होगा कि CH2 आ गया और ये CH3 आ गया। मजेदार यहाँ पर है ये रिएक्शन, ये तो हमने कर लिया। अब रिएक्शन आती है हमारी कि Br2 एसिटिक एसिड। ध्यान दीजिएगा Br2 एसिटिक एसिड के साथ है, तो यहाँ पर Br पॉजिटिव अटैक करेगा, क्योंकि Br2 रिएक्ट करता है, Br2 ऐसे करके, तो ये Br पॉजिटिव आयन आ जाता है, देन वो रिएक्ट करता है इससे। जब वो इस पर अटैक करेगा, जब वो इस पर अटैक करेगा तो होगा क्या, जरा ध्यान देना। वो इस पर अटैक करेगा तो होगा क्या, जरा ध्यान देना। इसमें क्या होगा कि ये जो कंपाउंड हमारा बनेगा, ये जो कंपाउंड हमारा बनेगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा कि ये देखो, ये वाला है, ये वाला है, और यहाँ पर NHC डबल बॉन्ड O CH3 है, ठीक है, ये वाला कंपाउंड हमें है। अब इस वाले का अगर मैं Br पॉजिटिव के साथ में अटैक करवाता हूं, ध्यान दीजिएगा, Br के सामने अटैक करवाऊंगा तो ये रिएक्शन कहलाती है ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है, जिसमें होता क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो इसका प्लस M इफेक्ट यहाँ पर लगता है, प्लस M इफेक्ट लगता है, क्योंकि इसके पास में लोन पेयर है। और जब Br इस पर अटैक करता है तो ध्यान देना कि Br जो होता है वो पैरा पर अटैक करेगा। वो पैरा पर अटैक करेगा क्यों, क्योंकि वहां पर स्टेरिक कम होती है। अगर वो ऑर्थो पर करता है तो ऑर्थो के पास में ये ग्रुप लगा हुआ है, ध्यान दो, ये NH यही रहेगा, C डबल बॉन्ड O CH3, इसका कुछ नहीं हो सकता। ब्रोमीन यहाँ पर आ जाएगा। अब ये यहाँ पर कैसे आया, जरा ध्यान दो कि देखिए ये है यहाँ ऑर्थो मेटा पैरा, इधर से भी देखें तो ऑर्थो मेटा पैरा, तो ये आपका हो गया। इसका मतलब है कि ये ब्रोमीन है यहाँ पर, और ये हमारा B हो गया, सॉरी A हो गया, B तो हमें मिल गया था, ये A हो गया और ये B हो गया। अब हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा A के लिए सही है, कौन सा B के लिए सही है। आपको ये भी समझ में आ गया कि ब्रोमीन यहाँ क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेरिक है वो कम है, स्टेरिक जो है वो कम होती है, कहाँ पर, पैरा पर, पैरा पोजीशन पर स्टेरिक कम होती है, ये भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अच्छा ये स्ट्रक्चर अलग है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, ठीक है, चलिए ये समझाने के लिए बनाया था। और ये वाली रिएक्शन एज इट इज ये है, ये वाला कंपाउंड, इसको ये नहीं समझ लीजिएगा कि मैंने ये बनाया वो बनाया, क्योंकि यहाँ पर M इफेक्ट लग रहा है इस वजह से, तो ये वाला कंपाउंड और ये सेम है, ठीक है। चलिए अब हम आंसर देंगे इसका, तो आंसर में क्या आएगा कि भाई जो A कंपाउंड बन रहा है BrNH डबल बॉन्ड O, BrNH डबल बॉन्ड O, Br भाई पहला नहीं हो सकता। इसको देखें तो ये हमारा हो सकता है, लेकिन फिर B की बात करें तो यहाँ पर OH आ गया, जबकि OH नहीं होना चाहिए, इसका मतलब सेकंड नहीं हो सकता। थर्ड की बात करें तो 2 Br आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता। बचा फोर्थ, यहाँ देखो A कंपाउंड है, ऑर्थो पर हमें ब्रोमीन मिल रहा है NHC डबल बॉन्ड O CH3, इसका मतलब है कि ये A हो गया और BNH, ये हमारा BNH हो गया, और यहाँ पर लिखने में गड़बड़ कर दी क्योंकि ये ऐसे था, तभी तो मिथाइल ग्रुप आएगा, यहाँ पर CH2 आएगा या CH3 आएगा। मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, CH2 आना चाहिए और CH3 आना चाहिए, ये ऐसे आएगा। तो इसका मतलब है कि फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया, वो लिखने में गड़बड़ हो गई कि उसको बॉन्ड लाइन में नहीं दिखा पाया, ठीक है। चलिए तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हम नीट फिनाले में आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं। क्या है कि 40 क्वेश्चन हमारे लास्ट हो जाएंगे यहाँ पर, और आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में इतने ज्यादा हेल्पफुल होंगे कि आप देखेंगे कि नीट के पैटर्न पर ही इनको डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 39 का है कि ये अमीन है, अल्काइल अमीन, और ये क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करता है बेसिक मीडियम में, ये बेस है, KOH हमारा बेस है। जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ये बनाता है RNC, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड बनाता है जो कि Y है। और ये जो Y है ये क्या करता है कि आइसोसाइनाइड, इसमें एक स्मेल आती है फाउल स्मेल। फाउल स्मेल का मतलब होता है कि बहुत बुरी बदबू टाइप का या दुर्गंध टाइप की इसमें आती है, कि आपको ये अजीब सी स्मेल लगती है, ठीक है। चलिए मतलब बदबू आती है, कुल मिला के हम ये मान सकते हैं फाउल स्मेल का मतलब है दुर्गंध,
ये क्या है, दुर्गंध आना, दुर्गंध आना, ठीक है, ये है दुर्गंध आना। अब इसमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो कि ये है नेम रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है ऐसे आपके लिए बनाया है। हम पढ़ते हैं कि कार्बिल अमीन, यहाँ का फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कार्बिल अमीन जो रिएक्शन होती है, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो अमीन है ये 1 डिग्री अमीन है। जब 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं बेसिक मीडियम में या फिर बेस लेते हैं तो एल्काइल साइनाइड बनता है। एल्काइल साइनाइड जो बनता है वो एक फाउल स्मेल देता है, एक दुर्गंध वाला प्रोडक्ट बनता है, इसीलिए हमारा आंसर क्या आ गया, कार्बिल अमीन रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, इसमें ज्यादा कुछ वो है नहीं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। कह क्या रहा है जरा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन है आपका, व्हेन साइक्लोपेंटेन अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, ध्यान दीजिएगा, एल्डोल कंडेंसेशन ऑन हीटिंग विद डाइल्यूट एल्किलाई। अब हमने एल्कोहल कंडेंसेशन की रिएक्शन तो पढ़ी है। एल्कोहल कंडेंसेशन जब हम पढ़ते हैं, सॉरी एल्डोल कंडेंसेशन जब हम पढ़ते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन जब पढ़ते हैं तो उसमें कार्बोनिल कंपाउंड के हमेशा 2 मोल लिए जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, जिसमें एक ऑर्गेनिक सब्सट्रेट की तरह बिहेव करता है, दूसरा आपका क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल सोर्स की तरह बिहेव करता है। तो ये कह रहा है साइक्लोपेंटेन। अब इसमें क्या है कि साइक्लोपेंटेन के 2 लिए गए हैं, इसका मतलब है कि जो साइक्लोपेंटेन है यहाँ पर साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन कैसे आ जाएगा, यहाँ पर साइक्लोपेंटेन तो आना ही नहीं चाहिए, पेंटेनॉन आना चाहिए, ये लिखने में गड़बड़ कर दी है, साइक्लोपेंटेनॉन आना चाहिए क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड है ना, ये आएगा साइक्लोपेंटेनॉन, साइक्लोपेंटेनॉन, साइक्लोपेंटेनॉन में आएगा, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर साइक्लोपेंटेनॉन में आएगा तभी तो हमारा एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो साइक्लोपेंटेनॉल क्या है आपका, ये देखो 5 कार्बन की रिंग है। अब इसमें हमें बनाने हैं कितने, 2 मॉलिक्यूल, तो ये रहा। ध्यान दीजिएगा एक का तो हम निकलवाते हैं ऑक्सीजन, एक का निकलवाते हैं ऑक्सीजन और दूसरे का निकलवाते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा एक का निकलवाते हैं ऑक्सीजन, दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन, तो ये वाला तो हमारे पास साइक्लोपेंटेनॉन है। अब ध्यान दो कि साइक्लोपेंटेनॉन में अगर आप ध्यान देंगे तो ये वाला जो कार्बन है यहाँ पर ये CH2 है और ये अल्फा हो जाएगा हमारे पास, अल्फा कार्बन ये रहा। अब क्या होगा कि अगर मैं इसका ऑक्सीजन निकालता हूँ, इस वाले का इसका ऑक्सीजन निकालता हूँ रिंग का, तो इसका नहीं होगा, इस वाले का निकालता हूँ तो इसका हमें हाइड्रोको लेना पड़ेगा, 2 अल्फा हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे। तो इस तरह से मैं क्या करता हूँ कि इसके ये निकाल देता हूँ, ठीक है, ये रहा। देखो डबल बॉन्ड चाहे मैं यहाँ लगाऊं, चाहे यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, रिंग में कहीं भी लगाऊं, वो पेंटेनॉन ही कहलाएगा, ठीक है। ये मत करना कि यहाँ बॉन्ड ये लगा दिया तो क्या हो गया, यहाँ लगा दिया तो क्या हो गया, कोई वो नहीं है, ठीक है। अभी प्रोडक्ट क्या बनेगा जरा देखिए, प्रोडक्ट बनेगा कि इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराई है हमने, डाइल्यूट एल्केलाई। तो डाइल्यूट एल्केलाई में हम NaOH लेते हैं, इसमें NaOH में जो बेस काम करता है वो OH नेगेटिव होता है हीट के साथ, और इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह का होगा। अब देखो डबल बॉन्ड यहाँ है, मैं चाहूँ तो यहाँ भी कर सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा लिटा के भी कर सकता हूँ कि चलिए ऐसे, ठीक है, ये रहा डबल बॉन्ड, नहीं ये रहा ये, ठीक है, डबल बॉन्ड ये रहा। अब इसके साथ में मैं ये वाला जोड़ दूंगा, देखो यहाँ पर ऐसे था, ये रहा, ये जुड़ गया, लेकिन ध्यान देना ये ऑक्सीजन कहीं नहीं गया है, ये ऑक्सीजन नहीं गया है, तो इसको मैं एज इट इज यहाँ रख दूंगा। तो ये मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा, जो कि हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा जब साइक्लोपेंटेनॉन आएगा, तो ये प्रोडक्ट हमारा होगा। अब आप ध्यान दो इसमें रिंग दी हुई है, इसमें रिंग दी हुई है, तो ये नहीं होना चाहिए, फिर से लिखने में गलती कर दी, यहाँ पे रिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये गलत हो गया, यहाँ पर बेंजीन रिंग नहीं आएगी। इसको ध्यान दो जरा, सेकंड में डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O ये 2 बार नहीं आएगा, 1 बार आएगा। अब जरा इस पे ध्यान दो, क्या ये इसके सिमिलर है, क्या ये इससे सिमिलर है,
तो कहेंगे कि यहाँ तो डबल बॉन्ड यहाँ पर है और इसका डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड चाहे यहाँ लगाओ चाहे डबल बॉन्ड यहाँ लगाओ वो साइक्लोपेंटेनॉन ही है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। ये तो वैसे ही नहीं हो सकता क्योंकि OH OH लगा हुआ है दो। तो अब आप ध्यान दो कि किस तरह से हमने ये क्वेश्चंस किए। अब मैं क्या करता हूँ कि जो 11th में है, 11th मूविंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं एक फाउंडेशन कोर्स लेकर आ रहा हूँ जिसमें क्या होगा कि एकदम बेसिक लेवल से आपको केमिस्ट्री सिखाई जाएगी। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसमें पीरियोडिक टेबल आपको सिखाऊंगा कि कैसे एलिमेंट्स हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं और कैसे उनको याद किया जाएगा, कौन से ग्रुप में आते हैं, वैलेंसी क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये सब हम सीखेंगे। फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आएंगे, फिजिकल पे भी आएंगे, सारी चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे। फिलहाल के लिए आप अपने नीट पर फोकस करिए और यहाँ पर नीट फिनाले के क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करते हैं। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकते हैं या फिर इस पैटर्न पर तो आएंगे ही आएंगे। और आपके लिए एक जरूरी सूचना है, ध्यान रखना, एग्जाम हॉल में आपके लिए ये है कि जो भी 4 से 5 दिन आपके लिए बचे हैं, 3 से 4 दिन, उसमें आपको करना क्या है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं 2010 से लेकर जो 2019 तक पूछे गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन का पेपर का पैटर्न वही हो गया है जो लॉकडाउन से पहले का था, ठीक है। तो जो लॉकडाउन से पहले आता था उसी पैटर्न पे एग्जाम होगा आपका, उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आएंगे। तो हो सके तो 2006 से लेके 2019 तक का करिए या 2007 से लेके 19 तक का करिए, इतना ज्यादा बेनिफिट देगा कि 75% आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा और लगे रहिए।